नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेल्फ मेड अवसर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करने वाले हैं 22 और 23 जून के डेली करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे 2023? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम रही है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, और जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 11 दिसंबर 2014 को ये घोषित किया गया था कि 21 जून अब इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, और हम 21 जून को ही क्यों ये सिलेक्ट किया गया योगा दिवस के लिए, क्योंकि ये जो है 21 जून वॉज सिलेक्टेड एज योगा डे बिकॉज द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सबसे बड़ा दिन होता है और and is of great significance more people in the world. This year the 9th International Day of Yoga has been celebrated across the world. और जो ये 2023 है साल, जो ये 2023 है वो इस साल का यानी कि योगा दिवस जो इंटरनेशनल रूप में मनाया जा रहा है उसका ये 9वां संस्करण होगा या 9वां साल होगा, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाठ्यक्रम संग्रह का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने युवा पेशेवरों के लिए कौशल बढ़ाने के लिए IGOT मंच पर लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको उस पाठ्यक्रम का नाम बताना है। क्या नाम है? नेम दी कोर्स कलेक्शन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन IGOT प्लेटफॉर्म टू एनहेंस स्किल ऑफ यंग प्रोफेशनल्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दक्षता। ऑप्शन सी दक्षता इसका सही जवाब है। और ये 19 जून को ये घोषित किया गया है, लॉन्च किया गया है 19 जून को IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। ठीक है, और दक्षता का फुल फॉर्म क्या है? तो दक्षता का फुल फॉर्म हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड नॉलेज स्किल फॉर होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दक्षता का फुल फॉर्म है। ठीक है, और दिस कलेक्शन हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर यंग प्रोफेशनल एंड कंसल्टेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट। ठीक है, और IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज़ एन ऑनलाइन पोर्टल टू प्रोवाइड गाइडेंस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन देयर कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी। तो क्या किया जाता है इसमें? जो गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर उनकी कौशल को बढ़ाने के लिए, उनकी जो कैपेसिटी है उनको बिल्ड करने के लिए ये पूरा तैयार किया गया है इस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वो एज सेट अ न्यू एशियन शूट पुट रिकॉर्ड इन इंटर स्टेट चैम्पियनशिप इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में किसने एक नया एशियाई शॉट पुट रिकॉर्ड बनाया है? शॉट पुट रिकॉर्ड क्या होता है? जो भाला जो गोला फेंका जाता है ना, जैसे आपने कभी पुलिस की परीक्षा के लिए तैयारी की गई होगी तो उसमें जो फिज़िकल एक्सरसाइज में आपको वो बताया जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें किसने रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका सही जवाब है तजिंदर पाल सिंह तूर। ठीक है, तजिंदर पाल सिंह तूर इसका सही जवाब है। अब इनके बारे में थोड़ी सी देखते हैं। तजिंदर पाल सिंह तूर सेट्स न्यू एशियन शॉट पुट रिकॉर्ड एट इंटर स्टेट चैम्पियनशिप इन भुवनेश्वर। ठीक है, और ये इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड, इसमें जो रिकॉर्ड बनाया है वो है 21.49 मीटर्स का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। माफ़ कीजिएगा, ये रिकॉर्ड इन्होंने 21.4 मीटर का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था वो 2021 में बनाया था पटियाला में, और उसको ही इन्होंने अभी पीछे कर दिया है, जो हाल ही में इन्होंने अभी 21.77 मीटर का जो रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो ये बेसिकली पंजाब से है, पंजाब की एथलीट है तजिंदर पाल सिंह तूर। ब्रोक हिज ऑन प्रीवियस एशियन रिकॉर्ड विथ अ थ्रो ऑफ 21.77 मीटर्स। अभी जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था 21.77 मीटर्स का था। इनका पिछला रिकॉर्ड यानी कि 2021 में जो इन्होंने पटियाला में रिकॉर्ड बनाया था वो 21.49 मीटर्स का था। ठीक है, और इसके साथ ही इन्होंने विद द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ही रिच्ड 9th प्लेस ऑन द लिस्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट शॉट पुट डिस्टेंस रिकॉर्डेड वर्ल्ड वाइड इन दिस सीजन।
तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इन्होंने जो 9वां स्थान बनाया है, इसमें सबसे दूर पे ये शॉटपुट डिस्टेंस का जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है वो उसमें इनका नाम पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाकिस्तान हैज़ साइंड एज $4.8 बिलियन डील विथ विच कंट्री टू बिल्ड अ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। पाकिस्तान ने किस देश के साथ 1200 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए $4.8 बिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाइना। ठीक है, और 20 जून को इन्होंने ये साइन किया है। चाइना एंड पाकिस्तान साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 4.8 बिलियन टू सेट अप अ 1200 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन पंजाब प्रोविंस। जो पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान की सीमा के अंदर जो पंजाब है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। ठीक है, इन दिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान विल गेट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $4.8 बिलियन फ्रॉम चाइना। और पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान चाइना से $4.8 बिलियन का जो है ये राशि कह सकते हैं आप, ये इन्हें ये ले रहे हैं। ठीक है, अपने यहाँ पर किस लिए? न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए, 1200 मेगावाट की न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए। ठीक है, और ये पाकिस्तान कहाँ पर स्थापित कर रहे हैं? तो दी चश्मा वी न्यूक्लियर प्लांट विल बी सेटअप अ चश्मा इन दी म्यानवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। पंजाब के जो पाकिस्तान में पंजाब है, वहाँ के म्यानवाली डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ म्यानवाली ज़िला में ये चश्मा नाम से एक स्थान है, वहाँ पर ये चश्मा वी न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करने जा रहा है। और अभी पाकिस्तान के पास करेंटली 6 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं। 6 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी पाकिस्तान के पास वर्तमान में है। और पाकिस्तान टोटल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन इज़ 1400 मेगावाट। पाकिस्तान 6th न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज ओपन 2 years एगो इन कराची। और अभी हाल ही में, मतलब 2 साल पहले ही कराची में उन्होंने एक अपना 6वां न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है या ओपन किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ आपको बताना है कि केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत राज्य सरकारों को किस चीज़ की बिक्री बंद कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसकंटिन्यूड दिस सेल ऑफ अंडर ओपन मार्केट सेल स्कीम टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीट एंड राइस। वीट एंड राइस मतलब गेहूं और चावल की जो है, इन्होंने केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी है। अब क्यों बंद कर दी है, तो इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। तो इस फैसले से जो है कर्नाटक समेत कुछ राज्य प्रभावित हो सकते हैं जो गरीबी को मुफ्त में अनाज दे रहे थे। देखिए ना दोस्तों, कई राज्यों में अभी जो है स्कीम चलती है, जैसे फ्री में कह सकते हैं, या जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार, जो वहाँ की सरकार है, वो 1-2 रुपये किलो में चावल या जो चावल है, गेहूँ तो नहीं, चावल प्रोवाइड करवाती है 1-2 रुपये किलो के हिसाब से। उसके लिए आपको एक बिलो पॉवर्टी लाइन BPL कार्ड बनाना पड़ता है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर से आप इस कम कीमत में वहाँ पर चावल ले सकते हैं। तो इस प्रकार के कई स्कीम जो है कई राज्य चलाते हैं। तो इसमें से जैसे कर्नाटक भी कुछ ऐसे ही राज्यों में से है जो वहाँ पर भी गरीबों के लिए मुफ्त अनाज दे रहा है। तो इन राज्यों को जो है इससे प्रभावित हो सकता है, इन राज्यों को। ठीक है, और इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि दिस सेल ऑफ राइस अंडर दी OMSS विल बी कंटिन्यूड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ये जो इनकी जो ये योजना थी, ये कंटिन्यू कर रहे हैं किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न, पूर्वांचल के जो स्टेट है, जैसे हिली स्टेट हो गए, पूर्वांचल के स्टेट हो गए, एंड स्टेट्स फेसिंग लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़। ठीक है, एंड नेचुरल क्लाइमेटिस। ठीक है, तो OMSS के तहत चावल की बिक्री पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे कि पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और कानून और व्यवस्था मुद्दों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे राज्यों के लिए ये चीज़ अभी भी जारी रहेगा। ठीक है, और दिस डिसीजन हैज़ बी टेकन फॉर कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ वीट एंड राइस। यह फैसला जो लिया गया है, किस लिए लिया गया है? गेहूं और चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। ठीक है, और मानसून को लेकर जो चिंता है FCI की, तो उन्होंने कीमतों को नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए भी यहाँ पर ये डिसीज़न लिया गया है। ठीक है, तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। पहला तो जो है गेहूँ और चावल की जो
कीमतों को, प्राइस को नियंत्रण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये फैसला लिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मानसून को लेकर जो एफसीआई की जो बात है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक आगे के लिए होना चाहिए, तो उससे ध्यान रखते हुए भी ये चीज़ें की गई है। और इतना ही नहीं, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड स्टॉक लिमिट ऑन वीट टिल मार्च 31, 2014। केंद्र सरकार ने जो है 31 मार्च 2024 तक गेहूं पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी है। ठीक, The government has decided to sell 15 lakh tons of wheat under the OMSS to flour mills, private traders and manufacturers of wheat product थ्रू e-auction। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ई नीलामी के माध्यम से, जो ई नीलामी की जाती है, उसके माध्यम से सरकार जो है वो आटा मिलों को, निजी व्यापारियों को और गेहूं उत्पादकों को निर्माताओं को, गेहूं उत्पादों के निर्माताओं को OMSS के तहत 15 लाख टन गेहूं बेचने का फैसला किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, इंडिगो साइंड अ $50 मिलियन डील फॉर हाउ मेनी एयरक्राफ्ट विद एयरबस। इंडिगो ने एयरबस के साथ कितने विमानों के लिए $50 अरब के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है 500। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जो इंडिगो टीम के जो लीड कर रहे हैं, इंडिगो टीम को जो लीड कर रहे हैं, उनके प्रोमोटर जो है वो है राहुल भाटिया। ठीक है, और जो एयरबस टीम को लीड कर रहे हैं उनके CEO जो है उनका नाम है गुइलोमो फौरी। ठीक है, ये उनके CEO है एयरबस के। इन दोनों ने जो है एक सौदा किया है, एक साइन किया है, उसमें $50 बिलियन का इन्होंने सौदा किया है आपस में। ठीक है, किस लिए सौदा किया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ 500 एयरक्राफ्ट कंप्राइज ए मिक्स ऑफ A320 neo, A321 neo and A321 XLR aircraft. The engine selection for this order will be done later. ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर इसका जो है ऑर्डर दिया गया है, 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है कि इंडिगो ने पेरिस एयर शो में किसी भारतीय एयरलाइन द्वारा अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है। इंडिगो भारत में बाज़ार हिस्सेदारी के हिसाब से सबसे बड़ी एयरलाइन है। ठीक है, दी एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड बिटवीन 2030 एंड 2035, 2030 और 2035 के बीच में इसकी जो है ये सौंपा जाएगा एयरक्राफ्ट इन्हें। ठीक है, इंडिगो हैज़ सो फार ऑर्डर्ड अ टोटल ऑफ 330 एयरबस एयरक्राफ्ट सिंस इट्स इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो इंडिगो ने जो है अपनी स्थापना के बाद से अब तक कुल 1330 एयरबस विमानों का ऑर्डर दिया है और वर्तमान में इसके पास कितने हैं? 310 विमान हैं और घरेलू बाजार में इसकी 60% हिस्सेदारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। Who has been awarded the Peace Prize of the German Book Trade for 2023? 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी, बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब कौन है ये सलमान रुश्दी? तो इनके बारे में ज़रा जानते हैं। ये है ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रुश्दी। ठीक है, ब्रिटिश अमेरिकन जो है ऑथर है, लेखक है। इन्होंने हैज़ बीन अवार्डेड द पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड फॉर 2023। ठीक है, और ही वॉन द अवार्ड फॉर हिज लिटरेसी वर्क एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन द फेस ऑफ कॉन्स्टेंट डेंजर। ठीक है, तो इन्होंने किस लिए साहित्य में काम करने के लिए, जो साहित्य की क्षेत्र में इन्होंने काम किया है उसके लिए, और साथ ही साथ पॉजिटिव एटीट्यूड को लेते हुए जितने भी इन्होंने अभी तक जैसे खतरे वाले जो चीज़ें झेली है उसमें इन्होंने एक सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ा है, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, और आगे इसमें बताया जा रहा है कि 19 जून 1947 को बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है अहमद सलमान रुश्दी। ठीक है, इनका जन्म 1947 में 19 जून को बॉम्बे में ही हुआ था। और ही इज़ बेस्ट नोन वर्ल्ड वाइड फॉर हिज 1988 नॉवेल दी सैटेनिक वर्सेस। ठीक है, तो 1988 में इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था या लॉन्च किया गया था कह सकते हैं। 1988 में एक इनका नॉवेल था जिसका नाम था सैटेनिक वर्सेस, जिसमें जो है पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई थी। क्यों ये हुआ था?
तो इन्होंने जो है अपने जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है उनके मोहम्मद पैगंबर के जीवन से या उनकी कहानी से एक्सपायर होके इन्होंने कुछ ऐसा उसमें बताया गया था जिससे एक कम्युनिटी में इनके द्वारा जो है एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि संघर्ष या बहुत सारे कंट्रोवर्सी उत्पन्न हो गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन इन सेंट्रल यूरोप टू परमिट सेम सेक्स मैरिज। कौन सा देश मध्य यूरोप में समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों डी, ऑप्शन डी इस्टोनिया। ठीक है, ऑप्शन डी इस्टोनिया इसका सही जवाब होगा। इस्टोनिया ने क्या किया है, इस्टोनिया ने 20 जून को अपने पार्लियामेंट में एक कानून पास किया है जिसमें सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दी गई है या वैधानिक मान्यता दी गई है। ठीक है, 20 जून को ये किया गया है। एस्टोनिया's पार्लियामेंट अप्रूव्ड अ लॉ टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज एंड बिकम द फर्स्ट सेंट्रल यूरोपियन कंट्री टू डू सो। ठीक है, और इसके बाद जो है एस्टोनिया जो है वो अपने मध्य यूरोप कंट्री में, ठीक है, मध्य यूरोपीय देश में से ये पहला देश बन गया है। ठीक है, द लॉ विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 2024। ये जो कानून है ये प्रभाव में कब आएगा? 2024 से ये लागू किया जाएगा या ये प्रभाव में आएगा। ठीक है, अ पोल वॉज कंडक्टेड बाय सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या किया गया था? ह्यूमन राइट्स के द्वारा एक पोल कंडक्ट करवाया गया था, एक कह सकते हैं आप एक शोध करवाया गया था या पोल कंडक्ट करवाया गया था, इसे आप समझ सकते हैं, जिसमें से 53% लोगों ने या 53% पॉपुलेशन ने सपोर्ट किया था सेम सेक्स मैरिज को। ठीक है, और इसके बाद ये कानून बनाया गया। और सबसे पहले क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, सेम सेक्स मैरिज इज़ लीगल इन द नीदरलैंड सिंस 1 अप्रैल 2001। The Netherlands is the first country in the world to legalize same sex marriage। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पूरी दुनिया में जो पूरे वर्ल्ड में है, नीदरलैंड एक पहला देश था जिन्होंने 1 अप्रैल 2001 को सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया या फिर वैधानिक रूप से मान्यता दे दी। ठीक है, तो पूरी दुनिया में पहला कंट्री कौन था? नीदरलैंड। और यूरोप में, मध्य यूरोप में पहला कंट्री कौन बन गया है? तो इस्टोनिया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि किस स्थान पर एक पुरातत्ववेत्ता द्वारा मध्य पाषाण युग की शैल चित्र की खोज की गई है। मेसोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय एन आर्कियोलॉजिस्ट एट विच प्लेस। तो इसका सही आंसर है गुंटूर, ऑप्शन ए, गुंटूर इसका सही जवाब है। अब इसके बारे में जरा जानते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चेन्नई के मंदिर सर्वेक्षण परियोजना के पूर्व अधीक्षण पुरातत्वी डी कन्ना बाबू को गुंटूर जिले के ओरवा कल्लू गांव में एक मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है। ठीक है, मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ मिली है ये आपको ध्यान रखना है। तो गुंटूर जिले के ओरवा कल्लू गांव में। ठीक है, ये आपको याद हो गया। और इसके बाद किसके द्वारा सर्वेक्षण या किसके द्वारा ये ढूंढा गया है? तो इनका नाम रखिएगा, ये है आर्कियोलॉजिस्ट डी कन्ना बाबू। इनके द्वारा गुंटूर जिले के ओरवा कल्लू गांव में एक मेसोलिथिक काल की रॉक पेंटिंग मिली है। ठीक है, जिसमें क्या बताया जा रहा है? जिसमें जमीन के एक टुकड़े दर्शा रहा है और उसमें एक व्यक्ति है जो कि खेत में काम कर रहा है या जो ज़मीन को जोत रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ बताई गई है। मेसोलिथिक पीरियड रॉक पेंटिंग depicting a person tilling a piece of land has been found by D. Kanna Babu, ठीक है, former superintending archaeologist of the Temple Survey Project of the Archaeological Survey of India, Chennai in Overkallu village in Guntur district, आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने बताया कि मंदिर की स्थापत्य विशेषताओं का पता लगाने के लिए ये जब निचले नदी घाट कृष्णा नदी घाटी का सर्वेक्षण करते समय उन्होंने ये चीज़ पाई है। क्या पाई है? ओवरकल्लू में एक पहाड़ी पर प्राकृतिक रॉक आश्रयों की दीवारों और छत पर एक नई प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग की पहचान की है। इसे आप इतना ऐसे समझ सकते हैं
Mr. Kanna Babu told that while surveying the lower river Krishna Valley to ascertain the architecture features of Srinath, he identified a new prehistoric rock painting on the walls and ceiling of natural rock shelter on a hillock at Overkallu. ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे इतना समझ सकते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Who has been appointed as RBI डिप्टी गवर्नर इन प्लेस ऑफ M.K. जैन. ठीक है, M.K. जैन के स्थान पर RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डी, ऑप्शन डी, स्वामीनाथन जानकी रमन. ऑप्शन डी स्वामीनाथन जानकी रमन इसका सही जवाब हो जाएगा. जो ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. ठीक है, और इन्हें सिलेक्ट किया गया है पोस्ट ऑफ डिप्टी गवर्नर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, और इनका जो अपॉइंटमेंट है, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्वामीनाथन जानकी रमन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट. ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है, ये आप ध्यान रखिएगा. ही विल रिप्लेस डिप्टी गवर्नर M.K. जैन. M.K. जैन के स्थान पे ये आ रहे हैं जिनका टेनर जो है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है. इनका जो M.K. जैन है उनका कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है. उनकी जगह पे ये आ रहे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन. His tenure will be of 3 years from the date of joining or until further orders whichever is earlier. इसका मतलब क्या होता है कि जो इनका टेनर जो होगा, इनका कार्यकाल जो होगा स्वामीनाथन जानकी रमन का, इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 साल का होगा, या फिर इनके डेट से आगे जो ऑर्डर होंगे, इनके जॉइनिंग डेट से जो आगे जो ऑर्डर आएंगे उस तक के लिए इनका कार्यकाल रहेगा. ठीक है, डॉक्टर M.D. पात्रा, M.R. राव एंड T. रविशंकर आर दी अदर 3 डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI. आप इनका भी ध्यान रखिएगा जिससे आपको नाम में कभी कन्फ्यूज़न ना हो. तो अभी इनके समकक्ष कौन चल रहे हैं? डॉक्टर M.D. पात्रा, M.R. राव एंड T. रविशंकर आर दी अदर 3 डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो प्रश्न है वो है लेबर L20 शिखर सम्मेलन 21 से 23 जून 2023 तक निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है बिहार. ठीक है, इसका सही जवाब है बिहार. बिहार में क्या है? लेबर 20, जिसे L20 भी कहते हैं. लेबर 20 समिट्स इन बीइंग हेल्ड इन पटना बिहार फ्रॉम जून 21 to 23 2023. ठीक है, 21 से 23 जून तक ये बिहार में ये चलेगा यह कार्यक्रम. और इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी और वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क, इस पे जो इस विषय पे इसमें डिस्कशन किया जाएगा ड्यूरिंग दिस समिट. द टॉपिक ऑफ यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड फ्यूचर ऑफ वर्क विल बी वाइडली डिस्कस्ड. ठीक है, और गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र अर्लेकर है. गवर्नर ऑफ बिहार राजेंद्र अर्लेकर इनॉग्रेट दी L20 कॉन्फ्रेंस ऑन जून 22. तो जो गवर्नर है बिहार के राजेंद्र अर्लेकर, उनके द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया है लेबर 20 की. ठीक है, जून 22 को इनका उद्घाटन किया गया है. चलिए आगे देखते हैं. हाल ही में पैटेरी ओरपो को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? रिसेंटली पैटेरी ओरपो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड. ठीक है, फिनलैंड के अभी ये हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं पैटेरी ओरपो. ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल से जब बात करते हैं तो जो है पैटेरी ओरपो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड. ओरपो इज़ द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी इन फिनलैंड. ये फिनलैंड के कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर है. ओरपो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर विक्ट्री इन द अप्रैल इलेक्शन. अप्रैल का जो इलेक्शन हुआ था, अप्रैल में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद से ये ओरपो जो है प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं. ठीक है, ओरपो 4 दलों से बनी गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे. और गठबंधन में जो है, इनके गठबंधन सरकार में कौन रहेगा? दी कोalition इंक्लूड्स दी फार राइट फिन्स पार्टी. ठीक है, जिसे हिंदी में ध्रुव
दक्षिणपंथी फिन्स पार्टी कहते हैं, ये भी इसमें शामिल है। फार राइट फिन्स पार्टी इनके गठबंधन सरकार में शामिल रहेंगी, ठीक है। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है सॉली निनेस्तो, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, सॉली निनेस्तो, उनके द्वारा जो है एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट, माफ़ कीजिएगा, अपॉइंट जो एक ओकेशन होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का, वो इनके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और ये किन की जगह ले रहे हैं, तो ऑर्पो विल सक्सीड साना मरीन, ठीक है। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री रही हैं वो है साना मरीन रही हैं, और साना मरीन इज़ द लीडर ऑफ द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ फिनलैंड, ठीक है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी स्टूड एट थर्ड प्लेस इन द इलेक्शन आफ्टर ऑर्पोस नेशनल कोलेशन पार्टी एंड दी फिन्स पार्टी, ठीक है। चुनाव में ऑर्पो की नेशनल कोलिशन पार्टी और फिन्स पार्टी के बाद सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी तीसरे स्थान पर रही है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी। चलिए अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो प्लस ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। इंडिया जो है वो नाटो प्लस समूह का सदस्य नहीं है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने अग्निशस्त्र एक सैन्य अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया, इंडियन आर्मी कंडक्ट अग्निशस्त्र वन मिलिट्री एक्सरसाइज एट विच प्लेस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईस्टर्न लद्दाख। ऑप्शन ए ईस्टर्न लद्दाख इसका सही जवाब है। इंडियन आर्मी टुक पार्ट इन आग्नेयस्त्र वन मिलिट्री एक्सरसाइज इन ईस्टर्न लद्दाख, एंटी टैंक मिसाइल्स एंड कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर्स RLS वेयर आल्सो यूज्ड इन द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में क्या क्या यूज़ किया गया है, तो एंटी टैंक मिसाइल और कार्ल गुस्ताव रॉकेट जो रॉकेट लॉन्चर है उसे यहाँ पर इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इस एक्सरसाइज में। द आर्मी हैड अर्लियर कंडक्ट एक्सरसाइज भूटान, अब माफ़ कीजिएगा, बुलंद भारत इन अरुणाचल प्रदेश तवांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इससे पहले भी बुलंद भारत के नाम से एक एक्सरसाइज यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, इस तवांग और वेस्ट कामेंग जिले में भी ये आयोजित किया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पॉलीटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, पॉलीटेक्निक चलो अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश, पॉलीटेक्निक चलो अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द CM योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के योगी आदित्यनाथ जो CM हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है पॉलीटेक्निक चलो अभियान, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और यूथ को जो है टेक्निकल एजुकेशन से कनेक्ट करते हुए यूथ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना है, ठीक है। और एक लक्ष्य ये भी रखा गया है कि बहुत सारे जो यूथ हैं वहाँ पर वो क्या है इससे दूर होते जा रहे हैं, पॉलीटेक्निक जो स्टडी है इससे वो दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए भी कि उन बच्चों को, उन युवाओं को पॉलीटेक्निक से जोड़ने का भी एक काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे क्या है गवर्नमेंट की जो सीटें, गवर्नमेंट और प्राइवेट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट में जो सीटें रहती हैं वो खाली ना रहे, ठीक है। द इंटरेस्ट टूवर्ड्स पॉलीटेक्निक एजुकेशन हैज़ डिक्लाइंड इन रिसेंट ईयर्स एज अ रिजल्ट, ठीक है। क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, वहाँ पर जो पॉलीटेक्निक एजुकेशन है उससे बहुत सारे बच्चे दूर जाते जा रहे हैं यूपी में। तो वहाँ उसकी वजह से जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो सीटें रहती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो सीटें रहती है वहाँ पर वो खाली रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आप ध्यान रखिएगा कि जो वहाँ की यूथ है, यूपी की जो यूथ है, यूपी के जो युवाएं हैं उनको पॉलीटेक्निक एजुकेशन से जोड़ते हुए रोजगार के अवसर उनको दिलाना वहाँ के एक मेन उद्देश्य बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जिससे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थाएं हैं पॉलीटेक्निक की, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके। चलिए अगली बात करते हैं।
तो विश्व आर्थिक मंच की जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक में पिछले वर्ष से 8 स्थानों का सुधार हुआ है। ठीक है, इंडियाज रैंक हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 8 प्लेस फ्रॉम लास्ट ईयर एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जेंडर गैप रिपोर्ट होता क्या है। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट क्या है? इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंस 2006। 2006 से वर्ष 2006 से ये पब्लिश किया जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, जिसे आप विश्व आर्थिक मंच भी कह सकते हैं। हिंदी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को विश्व आर्थिक मंच कहा जाता है। इट इज़ पब्लिश्ड एनुअली बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंस 2006। अब इसके बाद क्या बताया जा रहा है? इट एग्जामिन्स 4 ओवरऑल एरियाज ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जो इसमें क्षेत्र बताए गए हैं, उन चार क्षेत्र पे जो औरत और महिलाएं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव किया जाता है या असमानता आप कह सकते हैं, इनइक्वालिटी, असमानता जो उनके बीच में है, उसका ये परीक्षण करता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी एक रिपोर्ट बनती है। अब वो 4 एरिया कौन कौन से हैं, वो 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसे यहाँ पर बताया जा रहा है। दिस 4 एरियाज आर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, जिसे आप कह सकते हैं आर्थिक हिस्सेदारी और अवसर, एजुकेशनल अटेनमेंट। ठीक है, तो जो एजुकेशन शिक्षा का क्षेत्र आप कह सकते हैं, हेल्थ एंड सर्वाइवल स्वास्थ्य के दिशा में आप बात कर सकते हो, एंड पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, ये जो 4 एरिया है यहाँ इसमें ये परीक्षण करता है। क्या क्या एरिया है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी आर्थिक जगत में बताया जा रहा है, एजुकेशनल अटेनमेंट शिक्षा के क्षेत्र में बताया जा रहा है, हेल्थ एंड सर्वाइवर हेल्थ स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया जा रहा है, एंड पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट राजनीति के क्षेत्र में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है, एज पर द जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 इंडिया इज रैंक्ड 127 आउट ऑफ 146 कंट्री इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी। तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है लैंगिक समानता के मामले में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पे है। ठीक है, अब इसमें एक आगे ये भी बात बताया जा रहा है कि इंडिया वाज रैंक्ड एट 135 इन दी 2022 एडिशन। पिछले साल यानी 2022 में जो इसकी रैंकिंग आई थी इंडिया की, भारत की रैंकिंग क्या थी उस समय? 135, और अब क्या है? 127। यानी आप समझ सकते हैं जो 8 पायदान है भारत अब ऊपर चढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर नीचे गिरा नहीं कहिएगा, 127 और 135 ऐसा नहीं है यहाँ पर, बल्कि 146 देशों में, पहले 146 देशों में 2022 में भारत की रैंकिंग आई थी 135, अब आई है 127। यानी कि अब जो भारत है वो 8 पायदान ऊपर चढ़ा है। ठीक है, और इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड बाय 1.4 परसेंटेज पॉइंट्स सिंस द लास्ट एडिशन। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में से 1.4% गिना जाएगा। ठीक है, और ऐसे आप गिनेंगे तो यहाँ से 135 से 127 पे भारत की रैंकिंग आ गई है इस साल 2023 में। एज पर द रिपोर्ट इंडिया हैड अचीव्ड पैरिटी इन एनरोलमेंट अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने शिक्षा के सभी स्तरों पर नामांकन में समानता हासिल कर ली है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भारत ने कुल लिंग अंतर जेंडर गैप का 64.3% कम कर दिया, 64.3% कम कर दिया है जेंडर गैप को। ठीक है, और हाल ही में इसने आर्थिक भागीदारी और अवसर में केवल 36.7% 36.7% समानता हासिल की है। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा में पूरा किया है, शिक्षा में काम इनका पूरा हुआ है, और जेंडर गैप जो है 64.3% कम कर दिया अभी भारत ने, और लेकिन आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में ये अभी भी 36.7% समानता हासिल कर पाया है। ठीक है, अब आगे इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आइसलैंड है, आइसलैंड जो देश है वो क्या कर रहा है, वो 14 सालों से इसमें सबसे टॉप पे बना हुआ है जेंडर इक्वलिटी के मामले में। ठीक है, तो आइसलैंड इज़ द वर्ल्ड मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर द 14th कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, एज पर द रिपोर्ट
इट इज़ दी ओनली कंट्री डेट हैज़ क्लोज्ड ओवर 90% ऑफ इट्स जेंडर गैप। ठीक है, तो इन्होंने 90% तक जेंडर गैप को कम किया है। इट इज़ फॉलोड इन द टॉप 5 बाय नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। तो टॉप 1 पे कौन है? आइसलैंड। टॉप 2 में हो जाएगा नॉर्वे, उसके बाद 3 नंबर पे आएगा फिनलैंड, 4 में आएगा न्यूजीलैंड और 5 में आएगा स्वीडन। और भारत कितने नंबर पे है? भारत अभी 127 नंबर पे है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे आज के सेल्फ एंड अवसर के करंट अफेयर्स के सेशन। आई थिंक आज का सेशन जो है वो बहुत ही लंबा हो गया, लेंदी हो गया है, लेकिन चूँकि हमने 2 दिन की इसमें डेली करंट अफेयर्स कवर किए हैं 22 और 23 जून के, तो इसलिए सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और बीच में मुझसे जो आज गलती हुई है, आज मेरा गला ठीक नहीं है तो उसकी वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।